Before watching this video, please watch previous video, and previous video is 1.0. पार्ट 1.1। कंपनी का क्या रोल है अच्छी गेमिंग कम्युनिटी बनाने में, और क्यों गेमिंग सिर्फ एक मींस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडिया के लिए उससे बहुत बड़ी चीज है। एंड फाइनली बहुत बड़ी चीज इसलिए क्योंकि भैया पैसा दिख रहा है ना। अगर जिस दिन उस लोगों ने धर्म देखने की कोशिश करी ना, उस दिन उसको बॉयकॉट कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और स्वास्थ्य अगर देखने की कोशिश करेंगे, उस दिन बॉयकॉट कर देंगे। उसके कारण जिंदगी जो बर्बाद हो रही है ना, उस चीज से मुझे दिक्कत है। मुझे क्या, मेरे जैसे और भी जो स्वदेशी लोग हैं उनको दिक्कत है। इंडिया गेमिंग कम्युनिटी की आज को इज्जत नहीं करता, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अलग अलग टॉपिक पर अक्सर ऐसी एनालिसिस वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गेमिंग इंडस्ट्री लाइक करो। शुरुआत करते हैं ये जानकर कि इंडिया में गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी खराब कैसी हुई उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गेमिंग इंडिया में आया कब और कैसे। और बस पूरी दुनिया की तरह ही इंडिया में गेमिंग की शुरुआत 1980s में होती है। उस समय ज्यादातर कॉइन ऑपरेटेड मशीन। पहली बात तो इंडिया में गेमिंग भारत से भी पहले बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो है डिजिटल गेमिंग की बात कर रहा है, ये वैसे गेमिंग की बात नहीं कर रहा। एक्चुअल गेमिंग की कहा जाए तो फिजिकल गेमिंग जो थी वो हमारे देश में बहुत शुरुआत से ही है। जब से आयुर्वेद है, आयुर्वेद में तो कहा गया कि प्रकृति के पास रहो। प्रकृति में भैया हमेशा हमें किसी भी ना किसी तरह से तो खिलाती ही है। अब वो खिलाती है या किसी भी तरह की सिचुएशन बना करके, चाहे जानवर पड़वा के या जंगली जो कुछ भी है, वो तो प्रकृति की माया या फिर उसकी को सिखाने का एक तरीका है। आपको आर्केड पार्लर्स में देखने को मिलती है। आर्केड गेम्स जैसे पैकमैन, डोंकी कॉन्ग, स्पेस डिफेंडर इंडिया के मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा। 90s आते आते टेकन और स्ट्रीट फाइटर जैसे गेम्स भी लोगों को पार्लर में देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअली में ये गेम मैंने पीसी में बहुत खेले थे। इसका 3D वर्जन दे थे, टेकन 3 या टेकन 5 ऐसे खेले थे। टेकन 7 नहीं खेल पाया था, मैं पीसी में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी और हार्डवेयर भी खास नहीं था। हमारे पास पैसे भी इतने नहीं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो भी अब घटते जा रहे हैं टैक्स की वजह से। में मिडिल क्लास और अपर क्लास इंडियंस के घर में गेम्स देखने को मिलते थे। 1990s में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो जापान की एक वीडियो गेम कंपनी है, निंटेंडो द्वारा बनाई गई है, उसके क्लोन्स इंडिया में पॉपुलर होने लगे। पास ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो मैं खैर ढूंढने गया था, जब ढूंढा तो वो वहाँ पे था नहीं। मैं घर वालों से पूछूंगा कहाँ है वो। मेरे पास ब्लैक कलर का था, उसमें कुछ बटन थे और एक मोटी सी जो चिप आती है ना, उसमें इंसर्ट करते थे। इंसर्ट करने के बाद जाकर के गेम्स चलते थे। एक तरह का वो जो एक जो जैसे गेमिंग का जो सिंबल होता है ना, गेम स्टिक ऐसे दो हाथ से पकड़ के ऐसे करते थे, बटन दबाते थे, जैसा आजकल के रिमोट कंट्रोल कार्ड्स में ऐसे करके होते थे। तो था मेरे पास 2 पीस थे। मैंने अपनी बुआ से लिया था। 2012 की बात है, या 2012 या 14 की बात है। 2012-14 की नहीं। उसके बाद जब हम शिफ्ट हुए थे 2015 में, 2 साल बाद हमारा आना तो हो गया था। यहाँ पे था, हमने खेला नहीं क्योंकि अब उसका जमाना चला गया था। जो टीवी थे वो बहुत बढ़िया नहीं था, वो बहुत बेकार था, बहुत गुस्सा आता था। तो उसके बाद मैंने पीसी में ज्यादा गेम खेलना शुरू कर दिया था। मैं बाकी और हिस्ट्री में बाद में बताऊंगा, पहले आप वीडियो देख लो। क्लोन्स की और असली निंटेंडो क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि निंटेंडो ने कभी इंडिया में अपना मार्केट बनाना नहीं चाहा। उन्होंने ऐसा क्यों करा, इसकी बात हम आगे। हाँ, वो बनाना भी चाहेंगे भी नहीं क्योंकि गरीब देश है। करेंगे, लेकिन इन्हीं क्लोन्स की बात करें तो बिल्कुल निंटेंडो के कंसोल्स की तरह ये गेम्स भी कार्ट्रिजेस पर चलते थे। और हर कार्ट्रिज में बहुत सारे क्लासिक गेम जैसे सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, तुम्हारे बचपन के वो सारे गेम जो तुम्हें आज नॉस्टैल्जिया देते हैं, हैंडहेल्ड टाइप, कंट्रोलर टाइप, पॉकेट फैमिली, कंप्यूटर टाइप, ऐसे बहुत तरह के NES के क्लोन्स आपको मार्केट में मिल जाते थे। और इन कंसोल्स को इंडिया के घर घर में पहुंचाने का बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया के बाजारों का। When did you start the store? Long back, maybe more than 30 years. जितने भी स्टोर्स वगैरह मैंने ये देखने गया था, लेकिन ये इतने महंगे थे यार, मेरे पास पैसे नहीं। दिल्ली में पालिका बाजार, लाजपत राय मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, चांदनी चौक मार्केट, ऐसे कुछ इनफॉर्मल हब हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको अटारी, सेगा, प्लेस्टेशन के क्लोन कंसोल्स बहुत आसानी से दे सकते थे। यहाँ ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स क्लोन्स के ऊपर बार्गेन करा करते हैं। गेमिंग कंसोल्स की जानकारी जैसे कौन सा कंसोल्स है, कौन से गेम्स है, क्या शेल्फ लाइफ है, किसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब इन्हीं। इसी तरह का एक वो वाटर वाला भी एक खिलौना आता था, वो हम खेला करते थे यार। वो बहुत मस्त चीज थी। उसमें पानी में हम वो जो छोटे छोटे सर्कल थे ना, एक उसमें खंबा लगा हुआ रहता था, पर पता नहीं कैसे समझाऊं मैं, वो प्रैक्टिकली समझा सकता था मैं। चलो मैं आईफोन का जरा ये ले लेता हूँ, ये बहुत बेकार आईफोन है। यहाँ पे वो खंबे लगे रहते थे, वो सर्कल उसमें लगे रहते थे, यहाँ 2 बटन हुआ करते थे। ऐसे दबा दबा करके पानी के वो प्रेशर से वो उसमें डालने की कोशिश करा करते थे। 20 रुपए का आता था, कई बार तो 50-100 रुपए का भी आ जाता था। मैंने खेले थे, वो याद है। लेकिन ये मार्केट सिर्फ पायरेसी, क्लोन और अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं जाने जाते थे। इनका बहुत बड़ा रोल वैसे गेमिंग में बहुत ज्यादा रोल था के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये इनफॉर्मल काम करता हूँ। इसमें ना फ्लोटिंग विंडो इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादा समझ आएगी मुझे। थोड़ा बहुत गेम्स को भी ग्राइंड करना जरूरी होता है ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, आपको ढंग से समझा सकूँ। चलो मैंने फ्लोटिंग ब्राउजर के इस्तेमाल करके अब मैं इसे जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इनफॉर्मल से मार्केट इंडिया का गेमिंग कल्चर बढ़ाने में सबसे आगे बढ़ा, क्योंकि ये सारे बाजार ना गेमर्स के लिए, जो पैशनेट है गेम्स के लिए, एक गैदरिंग स्पॉट की तरह काम करते थे, जहाँ गेमर्स सोशली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे, गेम्स के बारे में बात कर सकते थे, गेम्स खरीद सकते थे, बेच सकते थे। गेमिंग का अगर आप फायदा देखोगे ना, एक फायदा दिखता है, बच्चों में एक दूसरे से कनेक्शन पाते हैं, एक दूसरे मतलब अपने आप को कनेक्ट करते हैं। पहले जो ये गुलामी जो थी, उसने क्या किया था कि हमारे देश में ना एक दूसरे से कनेक्ट
कनेक्ट कर, वो तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे उसमें से तो थोड़े बहुत हटा दिए, लेकिन अभी भी अंग्रेजियत गई नहीं है भाई। मैंने कहा यार ये अंग्रेजियत भाड़ में जाए, अपना देश प्यारा है, मुझे अपनी प्रकृति प्यारी है और इसी चीज के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मैं इसके लिए ही पैदा हुआ, मैं और किसी चीज के लिए पैदा हुआ ही नहीं। गेम के ट्रिक्स और चीट कोड शेयर कर सकते थे। एंड इंडिया में निंटेंडो, हाँ, मैंने GTA सैन एंड्रियास में बहुत ज्यादा चीट कोड इस्तेमाल किया। GTA 5 में मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मेरे को खेलने को मौका ढंग से मिल नहीं पाया था, क्योंकि काशीपुर से मेरे परिवार का ट्रांसफर हो गया था। सोशली मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, वैसे सोशल मीडिया अच्छी चीज है। विदेशी लोगों से बहुत जल्दी हम कनेक्ट कर सकते हैं इस गेम के जरिए। मैंने विदेशी लोगों से कनेक्ट भी किया है, जैसे मलेशियन और ब्राजील लोगों से। उनसे मेरे को थोड़ी बातचीत हो पाती है, उनका एनवायरमेंट जानने के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए। जैसी बड़ी गेमिंग कंपनीज की सपोर्ट के बावजूद इन्हीं मार्केट्स की वजह से इंडिया में गेमिंग कल्चर बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ समय बाद इनकी पॉपुलैरिटी घटने लगे। मिड टू लेट 90s आते आते इंडिया में कंप्यूटर्स की, पर्सनल कंप्यूटर्स की सेल्स इन कंसोल से ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने इन 8-बिट कंसोल्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोग अब अपने कंप्यूटर्स में सारे गेम इंस्टॉल कर सकते थे। इसी के साथ इन कंसोल्स के ऑफिशियल चैनल्स ने इंडियन मार्केट को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। 2000 में प्लेस्टेशन 2 और इसके बाद बाकी वर्जन किस तरह की गुलामी ये लोग, हमारे यहाँ के लोग कर सकते हैं। भयंकर वाली गुलामी हमारे देश में आई थी की वजह से जो माइंडसेट बना हुआ था ना लोगों का, ये होना ही था। शुरू हुए थे जिनको वारंटीज और आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ कंपनी मार्केट में सेल करा करती थी। तो गेमिंग डायनामिक्स में इस शिफ्ट की वजह से इन बाजारों का रोल बदल गया। उनको देखे जाने लगा नॉट एज अ प्लेस जहां पे आप बाहर की दुनिया की गेम्स इंडिया में खेल सकते हो, बट एज प्लेसेस जहां पे आप पुराने गेम्स, क्रैक्ड कंसोल, सेकंड हैंड गेम्स अपने ले सकते हो। एंड आज तक ये बाजार उन रेट्रो गेमर्स, उन शौकीन लोगों को केटर करते हैं जो पुराने हार्डवेयर, पुराने गेम्स, पुराने कंसोल्स की खोज में रहते हैं। एंड भाई 2000 में जैसे जैसे पीसी की और कंसोल्स की अवेलेबिलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, उसी टाइम पे इंडिया में साइबर कैफेज, गेमिंग पार्लर्स का राइज होने लगा। ऐसा इसलिए बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए पीसीज, कंसोल्स एक लग्जरी थे और ये साइबर कैफेज और गेमिंग कैफेज कंसोल और सिस्टम के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करते थे, जो 2000 में आम जनता के लिए बहुत महंगा होता था। इन्हीं कैफेज में अक्सर लोकल कंपटीशन हुआ करते थे, जब गेमर्स आते थे आपस में कम्पीट करते थे। प्राइस कंपटीशन जो है हमारे देश में सर्वनाश कर गया था। आज की आप कंडीशन देख सकते हो, राजीव दीक्षित के मरने के बाद सर्वनाश होने शुरू हो गया था हमारे देश। पता नहीं राजीव दीक्षित जी ने, या तो उन्हें पता थी या नहीं थी, उन्होंने गेमिंग को इतना ज्यादा महत्व क्यों नहीं दिया, मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें देना चाहिए था, देश के उसमें चक्कर में पड़ गए। उन्हें भविष्य में पता नहीं क्या है यार, सबसे बड़ी घटिया घटना घटी है। पर हम है ना, अब हम कोशिश करेंगे। जीतते थे। 2006 में 1 लाख से ज्यादा साइबर कैफे हो चुके थे इंडिया में, जिनमें से 40% ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए यूज किए जाते थे। 2008 आते आते ये नंबर 2 लाख तक पहुंच गया। यहाँ तक कि गेमिंग की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी बढ़ने लगी कि गेमिंग डेवलपर्स ने इंडिया में खुद अपने गेम्स बनाने शुरू कर दिए। इंडिया में पहला PS2 गेम था हनुमान द बॉय वॉरियर, व्हिच वाज फॉलोड बाय डॉन 2, जो कि शाहरुख खान की मूवी पर बेस्ड। लेकिन 2008 के बाद अचानक कुछ ऐसी चीजें हुई जो साइबर कैफे कल्चर इंडिया से लगभग गायब सा हो गया। साइबर कैफे में बहुत सारे आईटी रूल्स और रेगुलेशन लगने के कारण साइबर कैफे में डिक्लाइन देखने के लिए मिलने लगा। साइबर कैफे से याद आया, मेरी जो हिस्ट्री में था साइबर कैफे में बहुत ज्यादा था। GTA वाई सिटी बहुत खेलता था मैं। 2010 की बात है, मैं बचपन में बहुत गेम खेला करता था। मेरी बहन भी खेलती थी, लेकिन उस पर भी थोड़ा बोझ हो पड़ गया, तो इसलिए वो चीज नहीं हो पाई। तो बाकी तो गेमिंग तो चलती रही है हमारे बचपन से, हम तो गेमिंग की दुनिया में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो है ही। 2017 तक साइबर कैफेज का नंबर गिन के 50,000 तक हो गया। एंड इसीलिए इंडिया की वो गेमर जनता जो कभी अपना कंसोल, अपना पीसी शायद ओन नहीं कर पाई थी, जो गेम खेलने के लिए साइबर कैफे और गेमिंग पार्लर जाते थे, उन्होंने अपने पीसी और कंसोल को खरीदने की जरूरत ही नहीं समझी। एंड इसी की वजह से इंडिया में राइज हुआ मोबाइल गेमिंग का। अब मोबाइल गेमिंग का राइज समझने के लिए, जो इंडिया के इतने बड़े गेमिंग ऑडियंस का नंबर जस्टिफाई करता है, उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि मोबाइल गेमिंग जो है ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि मोबाइल गेमिंग बहुत लो लेवल तक की उसमें गेम्स डाल दिए जाते थे कि ताकि लोगों को एडिक्ट बना सके, गुलाम बना सके, गुलाम बना करके सत्य की राह पे ना जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। आचार्य प्रशांत को तो कुछ पता नहीं, मुझे पता नहीं कि आचार्य प्रशांत कहाँ थे। ये कहते थे कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जबकि हमें इतनी जानकारी है। हाँ, वो बता लगे कि हम उनकी और हमारी उम्र में डिफरेंस है, लेकिन आचार्य प्रशांत क्या अभी भी गेम खेल के उनको समझ नहीं सकते? खैर के दिनचर्या के ऊपर होता है, स्वास्थ्य बनाना जरूरी है और आप लोगों को सही रास्ता दिखाना जरूरी है, और उल्टी सीधी हरकतें वो भी करते हैं, पता नहीं क्यों। इंडिया में गेम्स को हमेशा एज अ टाइम पास, ब्रेक, एंटरटेनमेंट, टाइम वेस्ट की तरह देखा जाता था, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास जनता बहुत इकोनॉमिकली हम्बल बैकग्राउंड से आती है। इसलिए ना तो वो इतने अवेयर हो पाते थे गेम्स के बारे में, ना उसके कल्चर को समझ पाते थे। खास करके इंडियन पेरेंट्स के लिए, जिनके लिए इंडियन कल्चर है ये इसलिए इतना प्यार से मतलब है। मैं अपना फेस कैंप इसलिए किया क्योंकि जरूरत है लोगों को हैंड्स के जरिए भी, गेस्टर्स के जरिए थोड़ा बहुत समझाने की, क्योंकि जितना ये ज्यादा उठेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, ना ये सोते रहेंगे हाथी की तरह, क्योंकि इंडियन कल्चर है ही हाथी वाला, कफ वाला है। हमारे देश में ना कफ ज्यादा अच्छा तरीके से मेंटेन हो पाता था। कफ प्रकृति की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद के दृष्टिकोण के अनुसार, क्योंकि मेरे पास आयुर्वेद की भी स्किल्स है और भी चीजों की स्किल्स
स्किल्स। गेमिंग कोई टबू से कम नहीं था। गेमिंग से बच्चे बिगड़ते हैं, टाइम वेस्ट है, दिमाग खराब करता है गेम, ये बहुत कॉमन बिलीफ थे और इसी की वजह से गेमिंग कुछ बड़े शहरों के चुनिंदा घरों तक सीमित रह जाती थी। क्योंकि इस बड़े गैप की वजह से इंडियन ऑडियंस और गेमर्स ये नहीं समझ पाए कि जो एक्सपीरियंस आपको गेमिंग एज अ मीडियम देता है वो बहुत ही एडिक्टिव होता है। इसीलिए जब इंडिया में बढ़ोतरी हुई मोबाइल फोन्स की, जैसे अर्ली 2000s में जो बटन वाले मोबाइल्स में इसमें अश्लील चीजें दिखाई जाती है। बॉलीवुड और पॉर्न में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। बॉलीवुड में बस इक्की दुक्की वीडियो गिने चुने मूवीज होती है जो बेहतरीन होती है, बाकी वो पॉर्न वोड के अलावा और कुछ नहीं है। वो वीडियो एक्चुअली एजुकेशनल पर्पस के लिए, और मैं आप सबको वार्निंग देना चाहता हूँ, इस वीडियो को अपने दिल पे ना ले। ये आपके भविष्य को बदलने के लिए ही है कि जब आप, अगर यदि आप रील खिसकाता हुआ रोबोट नहीं बनना चाहते।